जय हिंद दोस्तों। वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में कि ये क्या होता है और किन किन चार्जों के लिए एप्लीकेबल होता है। पिछला लेक्चर में हम लोग बात किए हैं चार्ज के बारे में और उसका प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम रिव्यू से। तो काफ़ी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमेशा मतलब एग्ज़ाम में ये आता ही आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े तो उसी तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में कि यदि दो चार्जेज, जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये है जिसका नाम Q1 देते हैं और एक चार्ज ये है जिसका नाम Q2 है, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसका डिस्टेंस का नाम देते हैं वो R है। तभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस ले लेते हैं, भी प्लस ले लेते हैं। ठीक, तो आप लोग बताया गया है कि यदि दो चार्ज प्लस और प्लस रहता है तो आपको क्या होगा, रिपेल ईच अदर, मतलब दोनों आपस में क्या करेगा, टकराव करेगा, मतलब सटेगा नहीं, मतलब रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। और माइनस माइनस भी रहता है फिर भी रिपेल करता है, और प्लस प्लस रहता है तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज इज टू टाइप्स, पॉजिटिव और निगेटिव। इफ पॉजिटिव पॉजिटिव देन रिपेल, एंड निगेटिव निगेटिव also रिपेल, एंड पॉजिटिव निगेटिव तो क्या होता है, अट्रैक्ट। तब ध्यान देंगे कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और ये चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है। यहाँ पे जो चार्ज लिया जाता है उसका अमाउंट काफ़ी छोटा होता है, मतलब पॉइंट चार्ज जिसको बोल सकते हैं। यदि आप बड़ा चार्जेज को ले लेंगे तो वो इसके लिए कूलॉम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर बड़ा चार्ज ले लिए, बड़ा चार्ज जैसे कहने का मतलब इसका अमाउंट बढ़ा दिए, तो अगर इसके बीच के डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मतलब उसको पॉइंट चार्ज बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक Q1 है 2 कूलम, ये भी Q1 है 2 कूलम। ठीक है, अभी जो फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए कुछ भी लग रहा है, लेकिन अगर इसका अमाउंट जो है बढ़ा देंगे तो फोर्स का मान बढ़ेगा, और भी मतलब बढ़ा देंगे तो और भी बढ़ेगा, और घटाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिप्लेशन हो रहा है, रिपल्सन का, वो घट जाएगा। मतलब चार्ज बढ़ाने के, चार्ज का मान बढ़ाएंगे तो फोर्स का मान बढ़ेगा, और चार्ज का मान घटा रहे हैं तो फोर्स का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन अब ध्यान देंगे कि जैसे जैसे दोनों को पास लाएंगे, सपोज कीजिए कि ये दोनों को क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं, तो दोनों और मतलब तेजी से क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करते हैं तो वैसे वैसे फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। और डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, जैसे आप हो गए और हम हो गए, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगने लगेगा वो काफ़ी कम लगने लगेगा। तो इसी तरह से ये ध्यान देंगे कि जो ये डिस्टेंस होता है दो चार्ज के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, हम बोल रहे अट्रैक्शन और रिपल्सन की, अगर मान लीजिए कोई निगेटिव और पॉजिटिव लेगा तो भी अप्लाई होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव लेगा फिर भी ये अप्लाई होगा। क्योंकि कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो बताता है। तो बोला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज is directly proportional to product of their charges। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो दोनों चार्जेज है इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लाई में Q1 और Q2 जो लेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो इस फोर्स का भी मान बढ़ेगा, और ये घटेगा तो फोर्स का भी मान घट रहा है। तो और यही हमको देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो लिख रहे हैं कि प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल
टू डिस्टेंस बिटवीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो हम लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखेंगे एक बार अच्छा से और भी डिफिनेशन को कि ये डिफिनेशन क्या बोल रहा है। देखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन, मतलब अगर प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन और प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन, बिटवीन टू चार्जेज, मतलब दो चार्जों के बीच, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेज, मतलब दोनों के गुणनफल मिलेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली, इन्वर्सली दैट मीन्स अपोजिट, उल्टा, मतलब अगर इसका मान आर का मान बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा और इसका घटेगा तो एफ का मान बढ़ेगा। जैसे आप लिख सकते हैं, पहला एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेज Q1 एंड Q2, और दूसरा लिखेंगे एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया। अब देखेंगे कि एक इक्वेशन ये आया और एक इक्वेशन ये आया। अब फिर से हम एक बार फिगर को बनाते हैं। ये मान लीजिए ये दो चार्जेज है, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। अब ध्यान देंगे कि ये जो है Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा होगा, मतलब कुछ, मतलब इसको बाहर की ओर पुश कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का है, मतलब इसको धकेल रहा होगा बाहर की ओर, मतलब ये जो है इधर आएगा। तो ये ध्यान देंगे कि फोर्स जो लग रहा है किसके ऊपर, F1 के ऊपर, किसके कारण, 2 के ऊपर। अब ध्यान देंगे कि यहाँ से जो फोर्स को ये धकेल रहा था बाहर की ओर, तो ये इधर भी फेंक सकता था, इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, मतलब ये चारों तरफ जा सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो फोर्स एक्ट्स होता है वो लाइन ज्वाइनिंग पे होता है। लाइन ज्वाइनिंग दैट इज मीन्स कि इसका सीधा, मतलब ये एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में ही फोर्स को एक्ट्स होता है। जैसे मान लीजिए ये Q1 जो है वो Q2 पे भी फोर्स लगाएगा, मतलब रिपल्सिव का, ये इस तरह का धक्का देगा, तो धक्का देगा किसके ऊपर, F2 के ऊपर, किसके कारण, F1 के कारण। तो मतलब काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि ये जो है Q1 के ऊपर जो लग रहा है, मतलब 1 है, तो मतलब फोर्स जो लग रहा है चार्ज 1 के ऊपर, किसके कारण, 2 के ऊपर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं F12 के मतलब होता है F1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स जो लग रहा है चार्ज 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण। आपको बाद में अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप समझ तो जाएंगे लेकिन फिर बाद में सोचेंगे कि ये क्या है। और उसी तरह से ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ध्यान देंगे कि F, अब इसमें जो मीडियम है, अभी ये बात करता है एयर का, एयर और वैक्यूम। वैक्यूम दैट मीन्स वहाँ पे कुछ भी मीडियम ना हो, दैट मीन्स एयर भी ना हो। तो एयर होगा फिर भी और वैक्यूम होगा फिर भी। इसके लिए अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो मीडियम है एयर और वैक्यूम है। तो देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखकर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग को क्या प्राप्त होगा कि फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 एंड Q2 बाई r²। तब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर बराबर का साइन लगेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो K Q1 Q2 बाई r²। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ आ गया। अब ध्यान देंगे कि वेयर, जहाँ K इज कांस्टेंट है, लेकिन K का जो मान होता है, अगर मीडियम एयर और वैक्यूम होगा तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट आप निकाल के देख सकते हैं कि अगर K का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो Q1 Q2 और ये ऊपर में चल जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ डायमेंशन का मेरा लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो न्यूटन हो जाएगा और r² है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है K के साथ, तो डिवाइड में, तो डिवाइड मतलब पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हो गया। ये जो है वो कब वैल्यू होगा इतना,
एयर और वैक्यूम, मतलब जब मीडियम जो है आपका एयर और वैक्यूम होगा तभी के का मान 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। तब इसको ध्यान देंगे, एक चीज़ और बता दे रहे हैं आप लोग, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और एक कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसका मान चेंज नहीं होता है और कांस्टेंट का मतलब मान चेंज होता है। जैसे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर है तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, ये फिक्स अभी इसलिए है क्योंकि इसका मीडियम इस एयर और वैक्यूम है, मतलब ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स अगर इन दोनों चार्जर के बीच में अगर मान लीजिए कोई उबाल आ जाए या कुछ भी मीडियम आ जाए तो उसके बीच का जो फोर्स होगा वो घटेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच में अगर कुछ ऐसा मीडियम जैसे मान लीजिए खड़ा कर दिया जाए, तो प्लेट खड़ा कर दिए तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, तो उसी तरह से के का भी मान चेंज हो जाएगा। तब ध्यान रखेंगे कि के का मान 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होगा कब, जब आपका एयर और वैक्यूम मीडियम होगा तब। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी याद रखेंगे और इसका जो यूनिट है और यूनिट भी एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट, दिस फोर्स एक्ट्स लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये जो फोर्स लगता है लाइन ज्वाइनिंग लग गया है, कहाँ से, सेंटर ऑफ टू चार्ज। ये ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको से कोई पूछ सकता है कि ये जो मतलब यहाँ से धक्का दिया तो इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं आया, ये इसी एक्सिस में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगता है, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो देखेंगे कि जिस प्रकार से चार्ज के बीच में अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो हमारा फोर्स का मान भी चेंज हो रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है। तो समझेंगे थोड़ा सा कि ये जो है F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर था, ये था। इसका हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए R का मान दुगना कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये जो दोनों चार्ज है और चार्ज के बीच में अभी मान लीजिए डिस्टेंस 2 मीटर है, तो उसकी फिर क्या कर दिया, 4 मीटर कर दिया जाए। मान लीजिए डिस्टेंस कितना कर दिया, 4 मीटर, तो क्या होगा अगर इसको दुगना कर दिया जाए तो F का जो मान होगा, और बताइए अब क्या होगा, 1/4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के रूप में मतलब डिक्रीज हो रहा है। और ध्यान देंगे कि इफ R इज डबल्ड देन फोर्स इज क्या हो जाएगा, 2² मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा मतलब बार बार न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए ध्यान रखेंगे यदि R का मान डबल करेंगे, दोगुना करेंगे तो हमारा फोर्स जो हो जाएगा 1/4। और एक और बात ध्यान रखेंगे, इफ R इज हाफ, अगर R का मान हाफ कर देते हैं, मान लीजिए जैसे कि अगर 2 है तो इसको क्या कर देंगे 1 मीटर कर देंगे, तो क्या होगा, जैसे 1/2 हो जाएगा मतलब। तो R इज हाफ, देन अब देखेंगे कि R का मान 1/2 रखिए, 1/2 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/4 नीचे में है तो 4 ऊपर चल जाएगा मतलब 4 गुना हो जाएगा। देन फोर्स इज 4th मतलब 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस कर दिए क्योंकि हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो और भी इसी तरह से 3 में दे सकता है या 4 में दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर डबल करेगा ट्रिपल करेगा तो वो स्क्वायर के रूप में होगा, और जब हाफ करेंगे या तो 1/3 करेंगे या 1/4 करेंगे तो उसका स्क्वायर करके फिर नीचे से ऊपर चल जाता है, उतना गुना में हो जाएगा। मतलब जैसे देख रहे हैं कि अगर R का मान डबल किए मतलब दैट मीन्स बढ़ा है, R का मान डबल किए दैट मीन्स बढ़ा है, तो फोर्स का मान क्या हो गया, घट गया। और R का मान क्या किया, हाफ किए दैट मीन्स क्या, आधा किए, आधा का मतलब क्या, घटा है, और घटाने के बाद क्या फोर्स का मान बढ़ेगा, तो फोर्स 4 गुना हो गया, ठीक है। यहाँ तक अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। अब क्या है कि जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं जब फॉर्मूला को,
तब यहाँ से क्या होता है कि कभी कभी जो एग्जाम में पूछता है, जो काफ़ी अच्छा से मतलब पूछता है वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में आप मतलब प्रेजेंट कीजिए, किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखेंगे कि मान लीजिए एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक। चार्ज को हमेशा कभी भी लेंगे तो सेंटर से ही डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ये चार्ज क्या है, q1 है, और ये चार्ज q2 है, मतलब फर्स्ट चार्ज। और इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है मतलब q2 के कारण, वो कितना लग रहा है, फोर्स 1/2, और ये जो लग रहा है फोर्स 2/1। यहाँ पे वेक्टर का साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बात हो रहा है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब आप लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में क्लास नहीं किए हैं, 11th क्लास का लेक्चर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से वेक्टर का। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 2/1, मतलब इसके द्वारा जो फोर्स धक्का देकर उधर बोला कि उधर जाओ, इधर किस लिए आ रहे हो, मतलब हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दोनों रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव भी रहेगा तो भी रिपेल करेगा। तब ध्यान देंगे कि ये जो बात हो रहा है वेक्टर फॉर्म में। अब हम लोग जानते थे कि वेक्टर फॉर्म में जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, एक वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन दैट मीन्स क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन देता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से निकाले थे, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू बाई उसका मैग्नीट्यूड। तब ध्यान देंगे कि जब भी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे तो जो वेक्टर रहेगा उसका वेक्टर फॉर्म में और उसका फिर मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1। तो उसी तरह से देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में r है, अब 1 से 2 की ओर जा रहा है, 1 इनिशियल है और फाइनल क्या है, 2 है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 में से 1, मतलब फाइनल में से इनिशियल। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हैं r2 माइनस r1 किधर की ओर, इस तरफ की ओर, 1 से 2 की ओर। अब इसी तरह से देखेंगे कि अब यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब Q2 से, ये कहाँ जाएगा, Q1 की तरफ, और कहाँ जाएगा, Q2 की तरफ। तो यहाँ जो हो जाएगा R1 माइनस R2, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो फाइनल होता है वो फाइनल क्या है, R1 हो रहा है, और इनिशियल क्या हो रहा है, R2 हो रहा है, क्योंकि इधर से स्टार्ट कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल। ये किधर की ओर, ये F1 2 की ओर। तो ध्यान देंगे कि हम लोग जानते हैं F इक्वल टू के Q1/Q2, एक यहाँ से ये भी आता है 1/4πε0। अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि NCERT में और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर मतलब वेक्टर फॉर्म पर जोर दिया जाता है, इसलिए हम भी वेक्टर फॉर्म पे ही ज़्यादा डायरेक्ट आए गए हैं। तो ध्यान देंगे कि F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2/r², ये जो है हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब ध्यान देंगे कि फोर्स जो लग रहा है, जो मान लिख रहे हैं किसके कारण, फोर्स ऑन 1/2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1/2, और फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है, और किसके द्वारा, 1 के द्वारा, किसके ऊपर, 2 के। लेकिन दोनों का जो मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब दोनों फोर्स आपस में बराबर है, तो इसलिए लिख सकते हैं F इज इक्वल टू इतना। अब ध्यान देंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। वेक्टर फॉर्म, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो इसको यूनिट कैप लगाएं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, हमको जो डायरेक्शन देगा। तो देखेंगे कि फोर्स ऑन 1/2, तो यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स ऑन 1/2 क्या है, तब इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये जो 2 के द्वारा जो रिपल किया जा रहा है ये बाहर की ओर किया जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, और ये जो हमारा डायरेक्शन दे रहा है यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में। तो ये क्या है, R1 माइनस R2, मतलब लिख सकते हैं R1 माइनस R2, और यूनिट कैप है तो इसलिए यूनिट वेक्टर के ऊपर यूनिट कैप लगाते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे कि
ये यूनिट वेक्टर है, इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका वेक्टर फॉर्म में और उसका मैग्नीट्यूड। तो F12 इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसके इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब ध्यान देंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे R1 माइनस R2 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2। काफ़ी अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। अब ध्यान देंगे फोर्स ऑन 1/2 इक्वल टू, अब देखेंगे कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ से देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है 1 है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि वेक्टर R माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, मतलब वेक्टर R इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज़, R1 माइनस R2। तो आप देखेंगे कि R1 माइनस R2 है और यहाँ पे क्या है, R है, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। तो मतलब R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर का साइन हटा देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये क्या है, वेक्टर R1 माइनस R2 है। तो अब ध्यान देंगे कि वेक्टर R1 माइनस R2 और ये क्या है, R1 माइनस R2, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेते हैं अभी। अब देखेंगे कि ये स्क्वायर में है और एक पावर यहाँ भी है, तो स्क्वायर और एक पावर 3 हो जाएगा, मतलब ये फोर्स ऑन 1/2 इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा, पावर में 3 R1 माइनस R2 का पावर 3 इंटू R2 माइनस R1। ये हमारा वेक्टर फॉर्म निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब काफ़ी अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब फोर्स इससे इसके ऊपर लग रहा है, मतलब किधर की रिपेल कर रहा है, इस तरफ बाहर की ओर, तो बाहर की ओर लग रहा है और स्टार्ट कहाँ Q1 से Q2 की ओर जा रहा है, मतलब लास्ट क्या हो रहा है, अंतिम क्या, फाइनल ये हो रहा है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जानते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस क्या हो गया R1, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ के, इस तरह के। और देखेंगे कि जब हमारा Q2 द्वारा लगाया जा रहा है Q1 के ऊपर फोर्स, तो रिपेल किधर की ओर कर रहा है, बाहर की ओर। तब देखेंगे कि ये जो हो फाइनल क्या हो गया R1, मतलब Q1 तो R1 माइनस क्या होगा इनिशियल R2, और इसका डायरेक्शन किधर की ओर, इधर की ओर। तो अब देखेंगे कि फोर्स ऑन 1/2 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर इसका। अब ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तभी तो डायरेक्शन का पता चलेगा ना। तो उसका यूनिट वेक्टर लगा दिए, तो यूनिट वेक्टर किसके, अब हम इस डायरेक्शन के ऊपर लिए हैं फोर्स, इसी डायरेक्शन का तो यूनिट वेक्टर लेंगे ना। तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब ध्यान देंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो वेक्टर R इक्वल टू, मतलब वेक्टर, मतलब मान लीजिए कि वेक्टर R1 माइनस R2 है, तो वेक्टर R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या है R, मतलब यूनिट वेक्टर R है ना, तो इसको क्या लिख दिए R, मतलब R इक्वल टू लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आगे कैलकुलेशन है, क्योंकि R1 माइनस R2 बराबर लिख दिए हैं जिस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और फिर मैग्नीट्यूड, ठीक है, के Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2। अब देखेंगे यहाँ सेम है कि पावर में 2 है और पावर में 1 है, तो पावर में 3 हो गया और R2 माइनस R1। उम्मीद है कि आपको अच्छा से क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि फोर्स ऑन 1/2 इतना आया, तब फोर्स ऑन 2/1 क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि R1 माइनस R2 है, फिर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, और ये सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2/1 इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई क्या है 2 में 1 है, 2 के पर ऊपर किसके ऊपर 1 के द्वारा, तो मतलब R2 माइनस R1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 माइनस, यहाँ पे पावर में 3 है, पावर में 3 देंगे R2 माइनस R1 वेक्टर। ये सेम टू सेम पिछले जैसा, मतलब सिर्फ क्या कर दिए हैं, यहाँ 1 और 2 था
यहाँ 2 और 1 हो गया, बस सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब देखेंगे कि आखिर जिस तरह से हम लोग पढ़े थे, आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में देखे होंगे कि एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ग्रेविटेशनल लॉ में। जिस तरह से यूनिवर्स में जितने भी मास है, मतलब ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स करते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का। लेकिन चार्ज जो है एफ इजक्वल टू सेम है के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दो चार्ज के बीच के फोर्स कितना लग रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोला जाता है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। जिस तरह से m1 m2 है, मतलब मास ऑफ वन बॉडी एंड मास ऑफ सेकेंड बॉडी, यहाँ उसी तरह से चार्ज ऑफ Q1 एंड चार्ज ऑफ Q2, और के यहाँ पे कांस्टेंट k है और यहाँ पे कांस्टेंट g है, और यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, क्योंकि मतलब वहाँ पे भी डिस्टेंस r लिया जाता है। तो यहाँ अगर r का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान भी घटता है। तो यहाँ उम्मीद है कि आपको अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। तब ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ मतलब सेम है, सिमिलर बोल सकते हैं आपको, सिमिलरिटी मतलब किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। आप देखेंगे कि पहला सिमिलरिटी ये है कि इन्वर्स स्क्वायर का, क्योंकि अगर जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका फोर्स का मान घट रहा है, और यहाँ भी सेम उसी तरह से है। तो आप लिख सकते हैं कि पहला जो है सेम इन्वर्स लॉ का है, ठीक, और इन्वर्स स्क्वायर में है तो इसलिए लिख सकते हैं इसको स्क्वायर लॉ। और दूसरा क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ भी जो दो ऑब्जेक्ट को लिया जाता है जैसे m1 और m2, तो ये दोनों जो है वो एक ही एक्सिस पे मतलब फोर्स एक्ट करता है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग। तो मतलब आप लिख सकते हैं x एलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ये हमारा क्या है, सिमिलरिटी पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि डिफरेंस क्या पाया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो लग रहा है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है तो रिपल्सिव करता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो अट्रैक्टिव होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, क्योंकि मास एक दूसरे को कभी प्रतिकर्षित नहीं करता, मतलब दूर दूर धकेलता नहीं है, वो पास में ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एफ ई रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दें, आप समझ जाइएगा। अट्रैक्टिव करता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव मतलब रिपल्सिव के साथ साथ एज वेल एज के साथ साथ अट्रैक्टिव भी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमारा क्या है, डिफरेंस है। अब ध्यान देंगे कि दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मीडियम रख दें तो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कुलाम्ब लॉ में पढ़े हैं कि अगर के का मान मतलब जैसे के का मान मतलब अलग अलग होता है, क्योंकि इसका फिक्स है नहीं। दैट मीन्स मीडियम अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो फोर्स का मान चेंज होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बट एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी हम कोशिश किए हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात कर लिए। और ध्यान देंगे कि आखिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, तो अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। तो थैंक यू, आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। धन्यवाद।